नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले देखते हैं कृषि के मुख्य समाचार। सरसों की अगेती फसल, चने की बुआई, अच्छा दूध उत्पादन प्राप्त करने के उपाय, भू जल संवर्धन योजना और न्यूमेटिक प्लांटर वायबीए बुआई यंत्र। सरसों की अगेती बुआई के लिए अक्टूबर माह सबसे उत्तम माना जाता है। सरसों की अगेती बुआई के लिए सबसे प्रमुख किस्मों में पूसा सरसों 25, पूसा तारक, NRCHV 101, NRCA-B 50, पूसा विज, पूसा सरसों, पूसा बोल्ड, पूसा आदित्य, RK 9807 महत्वपूर्ण हैं। फसल बुआई से पूर्व किसान भाई बीजोपचार अवश्य करें। इसके लिए 2.5 ग्राम थीरम प्रति किलोग्राम बीज की दर से शोधित करना चाहिए। सफ़ेद गेरुई एवं तुलासिता रोग से बचाव के लिए 1.5 ग्राम मेटालेक्सिल प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें और बीज की मात्रा 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होनी चाहिए। अगेती बुआई के समय सामान्य बुआई की अपेक्षा बीज दर बढ़ा देनी चाहिए। बुआई हमेशा कतारों में ही करनी चाहिए। सरसों की बुआई के लिए कतार से कतार की दूरी 45 सेंटीमीटर तथा पौध से पौध की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर एवं बुआई की गहराई 2.5 से 3 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। रबी की बुआई का समय शुरू हो रहा है। रबी की मुख्य दलहनी फसल चने की अधिक पैदावार लेने के लिए पौधों की संख्या 3 से 3.5 लाख पौधे प्रति हेक्टेयर होना चाहिए। इसके लिए प्रति वर्ग मीटर 30 से 35 पौधे हों, तब ये संख्या पूरी होती है। सामान्य रूप से इस पौध संख्या को प्राप्त करने के लिए बीज के वजन के हिसाब से 75 से 100 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से बोना चाहिए। बुआई के समय कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर, पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखकर ये पौध संख्या प्राप्त की जा सकती है। लेकिन ध्यान रहे, बीज का अंकुरण प्रतिशत जांचना ना भूलें और बीजोपचार करने के बाद ही बोनी करें। उकटा प्रभावित क्षेत्रों में बीज को ट्राइकोडर्मा से उपचारित करके बुआई करें। पशु से अच्छा दूध उत्पादन लेने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखें। इस मौसम में दुधारू पशुओं के रहने की उचित व्यवस्था करें। दुधारू पशुओं को उनकी ज़रूरत के अनुसार संतुलित चारा एवं दाना मिश्रण देना चाहिए। दुधारू पशुओं को खनिज मिश्रण तथा साधारण नमक अवश्य दें। इससे दूध का उत्पादन अधिक होता है। इस मौसम में हरा चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहता है, अतः अपने पशु को हरे चारे की मात्रा अधिक से अधिक उपलब्ध करानी चाहिए। अधिक दूध उत्पादन करने वाले पशुओं से दूध एक दिन में 3 बार यानी 8 घंटे के अंतराल पर निकालें, लेकिन कम दूध देने वाले पशुओं से सिर्फ 2 बार 12 घंटे के अंतराल पर दूध निकालें। प्रतिदिन दूध निकालने का समय एक ही रखना चाहिए। निर्धारित समय पर दूध निकालने से आप अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। अपर्याप्त वर्षा एवं भूजल के अनियंत्रित दोहन से प्रदेश के भूजल स्तर में काफ़ी गिरावट आई है। गिरते हुए भूजल स्तर को रोकने के लिए राज्य शासन द्वारा मैक्रो मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत दिसंबर 2000 से भूजल संवर्धन योजना प्रारंभ की गई है। योजना में अधिकतम लागत राशि रुपए 5 लाख तक के नवीन परकोलेशन टैंक का निर्माण शासकीय भूमि पर शासन द्वारा किया जाता है। निर्माण उपरांत इन संरचनाओं को संबंधित ग्राम पंचायत या उपयोगिता समूह के लिए रखरखाव एवं उपयोग करने के उद्देश्य से हस्तांतरण कर दिया जाता है। योजना प्रदेश के समस्त जिलों में लागू है। न्यूमेटिक प्लांटर या वायबीए बुआई यंत्र, यह एक 6 कतारी 35 हार्स पावर या अधिक का ट्रैक्टर चलित उपकरण है, जिसमें पूर्व निर्धारित बीज कतारबद्ध निश्चित अंतराल पर एकल बीज की बुआई की जा सकती है। यह सरसों, ज्वार, सोयाबीन, कपास, अरहर, मक्का आदि के लिए प्रयोग किया जाता है। तो किसान भाइयों, खबरें खेती की में फिलहाल इतना ही। चलते चलते आप देखिए मंडी भाव और मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी,
तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। घर की चौखट से निकलकर जब भी कुछ अलग करने की ठानी, जज्बे और समझ से बदली खुद अपनी कहानी। चाहे हो पुरानी परंपरा को बचाना या फिर हो घर के खर्च को चलाना, चुनौतियों को पार कर जिंदगी में था आगे जाना। हर ग्रामीण महिला बने मिसाल। देखिए इनके संघर्ष की दास्तान, सच होंगे सपने। हर शुक्रवार रात 9:30 बजे डीडी किसान पर। होगी बदलाव की अब शुरुआत, सुधरेंगे तेरे हालात। मत हार मान तू, है देश की शान तू। कमर कस और सीना तान ले, एक बात बस गांठ बांध ले, बदलाव की तान साध ले। बढ़ा कदम तू वीर के जैसे, तूफान बड़े देखे ऐसे। न रुकेगा तू, न झुकेगा तू। कमर कस और सीना तान ले, एक बात बस गांठ बांध ले, बदलाव की तान साध ले। हरियाली खेतों में झूमेगी, खुशियां तेरे कदम चूमेगी। कुछ सीख नया, कुछ सिखा तू, है फौलादी दिखा तू। कमर कस और सीना तान ले, एक बात बस गांठ बांध ले, बदलाव की तान साध ले। दूरदर्शन किसान, छेड़ो बातें बदलाव की। किसान भाइयों और बहनों नमस्कार। सजीव फोन इन कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र सुदेश श्रीवास्तव। किसान भाइयों, इस समय श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं और इसमें हम निश्चित रूप से अर्पण समर्पण करके अपने पुरखों को याद कर रहे हैं। लेकिन क्या ही अच्छा हो कि उनकी स्मृति में हम एक वृक्ष लगाएं जिससे कि उनकी याद को चिरस्थायी बनाया जा सके। एक अच्छी सी बात के साथ हम यहाँ शुरुआत करते हैं अपने कार्यक्रम की। आज हम बातचीत करेंगे उद्यानिकी फसलों में सामयिक कार्य और विशेष रूप से फल बाग कैसे लगाएं किसान भाई और उनकी कैसे देखभाल करें, इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर RS यादव साहब, जो कि कृषि विज्ञान केंद्र कृषि अभियांत्रिकी संस्थान नवीबाग भोपाल से आप पधारे हैं। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। किसान भाइयों, आप भी अपने सवाल इनसे कर सकते हैं फ़ोन के ज़रिए और फ़ोन नंबर अभी आपको स्क्रीन पर दिखाए जाएंगे। हमारे फ़ोन नंबर हैं 0755 भोपाल का कोड और 266004 साथ में 18002227। ये देखिएगा, आप नंबर देख लीजिए और आखिरी में 40 नंबर है ये। इन नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं और अपने सवालों के जवाब प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बात यह है कि फलों की खेती किसानों के लिए कितनी लाभकारी है? किसान भाइयों,
अगर फलों की खेती की हम बात करते हैं तो जो हम परंपरागत फसलें ले रहे हैं, चाहे हम गेहूँ, सोयाबीन, ये फसलें ले रहे हैं, उनकी अपेक्षा अगर हम देखते हैं तो फलदार वृक्षों की खेती करते हैं तो उसमें हमको ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी मिलती है। 1 एकड़ अगर हम बगीचे की बात करें तो उसमें कम से कम हमको प्रति एकड़ जो है एक साल में 50 से 60 हज़ार रुपये से लेकर 1 लाख रुपए तक की आमदनी कर सकते हैं। दूसरा ये है कि अगर हम बगीचे लगाते हैं तो बगीचे की फसलें जो हैं एक लंबी अवधि की फसलें होती हैं जो कि हमको काफ़ी समय तक पैदावार देती रहती हैं उसमें, और बाद में हमें खर्च की भी बात करें तो उसमें खर्च भी कम लगते हैं। और साथ ही साथ अगर बगीचे की बात करें तो जो वृक्ष होते हैं इनसे जो है हमारे पर्यावरण का भी प्रदूषण कम होता है, जल संरक्षण का अच्छा होता है, हमारी अच्छी रहती है। अगर हम देखें तो अगर पूर्वज हमारे जो वृक्षों की पूजा करते थे तो इसके जो लंबी अवधि के लाभ होते थे उसके बारे में भी वो जानते थे, इसलिए हमको वृक्षों की पूजा करने के बाद भी हमारे पूर्वज जो है करते हैं। सीधी बात है, वृक्ष एक लाभ अनेक। डॉक्टर साहब, हम बातचीत कर रहे थे कि जब गर्मियों में हम कहते हैं कि गड्ढे करना चाहिए और उसके बाद उसमें फल बाग लगाना चाहिए, उसमें पौध रोपना चाहिए, तो किसान भाइयों ने ये किया होगा। और क्या हुआ है खेतों में, हम जहाँ बात करते हैं अमृत सिंह शाहजहाँपुर के किसान भाई हैं, इनसे बातचीत करते हैं। अमृत सिंह जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, क्या सवाल है आपका? अमृत सिंह जी, अपना प्रश्न करें। हेलो जी, बोलिए। हाँ नमस्कार सर। हाँ जी नमस्ते, क्या प्रश्न है अमृत सिंह जी? हाँ सर, मैं थोड़ा सा लहसुन के बारे में जानना चाहता हूँ कि हम लहसुन की खेती करते हैं जी। लेकिन उसमें सही उपज नहीं मिल पाती है, तो इसलिए कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए? कैसे क्या उर्वरक, लहसुन को कैसे क्या लगाना चाहिए उसकी, और पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखना चाहिए, कतारों से कतारों की दूरी कितनी रखना चाहिए, उसका क्या वो उपज नहीं मिल पाता हमें, और ऐसी कोई वैरायटी हो तो उसको बताइए आप। यादव साहब जवाब देना चाहेंगे या हम फल पर ही बात करें? नहीं, किसान भाइयों, जैसा आपने बताया लहसुन के बारे में, लहसुन की जो अच्छी किस्में हैं उसमें G282 और G323 हैं, इस किस्मों को आप लगाएं जी। और फसल में जो है पोषण प्रबंधन का विशेष ध्यान दें। उसमें जो पोषण प्रबंधन में नाइट्रोजन और पोटाश देते हैं, उसके साथ साथ थोड़ा सल्फर का भी प्रयोग करें, तो इससे हमारी जो है पैदावार आपकी अच्छी होगी। और करीब करीब 10 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर इसका पौधरोपण हम करते हैं। तो इन सब बातों का अगर ध्यान दें तो आपकी पैदावार जो है अच्छी होगी। डॉक्टर साहब, देवास के धर्मेंद्र सिंह राजपूत हमसे बातचीत करना चाहते हैं। धर्मेंद्र जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, आपका प्रश्न। धर्मेंद्र जी, शायद संपर्क आपसे टूट गया है। किसान भाई, हम चाहेंगे कि फल बगीचे पर बातचीत हो रही है और अगर इसमें आप शामिल होंगे तो हमें ज़्यादा प्रसन्नता होगी। डॉक्टर साहब से हम जानकारी ले रहे थे कि जब गड्ढा करने के बाद एक अच्छी किस्म का फल पौध लगा दिया गया है तो उसका अच्छा विकास हो, इसके लिए आपके सुझाव हैं? जी हाँ, इस समय अगर हम देखें तो बारिश का मौसम ख़त्म हो गया है जी। और जो हमारे पौधे हैं अभी छोटे रहते हैं, तो इस समय हमें किसान भाइयों को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि बारिश होने के बाद तुरंत एकदम उसकी गुड़ाई करें, थाले में गुड़ाई करके उसमें सिंचाई करें। क्या होता है कि बारिश में हमारे किसान भाई जो फसलों के बीच में पौधे लगा देते हैं और उसमें फसलों की कटाई का इंतजार करते रहते हैं, तो उसमें पानी जो सिंचाई नहीं दे पाते, तो उसकी वजह से जो है ज़मीन में दरारें फट जाती हैं। तो इसका विशेष रूप से हमारे किसान भाई ध्यान दें, पहले थाले बनाएं, गुड़ाई करें, उसमें जो है सिंचाई का ध्यान दें ताकि पौधे मरने न पाएँ। तो इन चीज़ों का हमारे किसान भाइयों को ध्यान रखना चाहिए। थाला बना के सिंचाई देना तो हो गया डॉक्टर साहब, लेकिन पौध पोषण के लिए क्या विशेष प्रयास करना चाहिए किसान भाइयों को? जहाँ तक फल वृक्षों की बात है, उसमें हम पौध पोषण का जो पौध मतलब इसमें जो हम उर्वरक तत्व देते हैं वो बारिश के समय ही देते हैं। और बाद में जो है हमको इस समय भी थोड़ा सा अभी जो पौधों में नई नई कोपलें निकल आती हैं तो उनको ध्यान रखना चाहिए। उसमें कुछ कीड़े वगैरह लग रहे हैं, कुछ पत्तियां खा जाते हैं, तो उसके लिए हमें दवाई वगैरह का स्प्रे करके उसको देखना चाहिए। जैसे अगर उसकी पत्तियां खा रहे हैं नई नई कोपलों को, तो उसको जो है अगर क्लोरोपाइरिफास दवा है या डाइमेथोयलोगर दवा है, उसका जो है छिड़काव करके उसका बचाव करें, तो पौधे की पैदावार जो हमारी अच्छी होगी। डॉक्टर साहब, सचिन चौरसिया ये छिंदवाड़ा के किसान हैं और आपसे बातचीत करना चाहते हैं। सचिन जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, क्या जानना चाहेंगे आप? सचिन चौरसिया जी। हाँ सर जी, जी पूछें। सचिन चौरसिया, जिला छतरपुर सर जी।
जी सर। जी सर, मैं ये पूछ रहा हूँ सर, ये आपका जो किसान मदद के लिए जो आपका नंबर है जी। एक हाँ ये बोले। कभी नहीं लगता है सर। सचिन जी, ऐसा होता है कि एक साथ जब बहुत सारे किसान भाई प्रश्न करना चाहते हैं तो कई बार लाइन नहीं मिल पाती। देखिए अभी हम आपसे बातचीत कर रहे हैं ना। हाँ सर, एक और निवेदन है सर, ये जो खरीफ की रबी की फसलों के उचित रेट होते हैं, इनकी जानकारी कभी नहीं लगती है सर। किसान को क्या ठगा जा रहा है, क्या उसको सही रेट कैसे मालूम चले, इसका आप माध्यम बता पाएंगे अपने माध्यम से आप? देखिए मीडिया तो माध्यम है ही, और आपके सवाल, आपकी समस्याएं हम विभिन्न विशेषज्ञों के सामने रखते हैं। और जैसे कि आज हमारे किसान भाई पूछ रहे हैं कि आम या फलों की खेती में क्या होना चाहिए, उस पर चर्चा हो रही है। हम चाहेंगे आप इस चर्चा को ध्यान से सुने और अपने बगीचे में ज़रूर से कुछ फल वृक्ष लगाएं। आपकी बातचीत के लिए धन्यवाद। डॉक्टर साहब, हम जानना चाह रहे थे कि जो अच्छी किस्में हैं उनका क्या महत्व है अच्छे फल लेने के लिए, और प्रमुख जो फल वृक्ष हैं उनकी किस्में हम आपसे जानना चाहेंगे। जी हाँ, को किसी भी फसल से अच्छी पैदावार लेने के लिए उसमें उसकी किस्म का बहुत बड़ा योगदान होता है जी। तो अगर हमारे किसान भाई अगर आम लगाना चाहते हैं तो उसमें जो हमारी जो कमर्शियल किस्में हैं उसमें दशहरी है, लंगड़ा है, चौसा है, बॉम्बे ग्रीन है। ये जो कमर्शियल किस्में हैं इसका हमको रेट अच्छा मिलता है। इसके अलावा आजकल कुछ नई किस्में भी आ गई हैं जो पुरानी किस्में हैं, ये इनमें क्या होता है, इसमें एकांतरण फलन होती है, एक साल फल लगता है, एक साल नहीं लगता। डॉक्टर साहब, आम से के बाद भी बहुत सारे ऐसे फल हैं जिन पर किसान भाई एकांतर फलन होता है। शाहजहाँपुर के एक शेर सिंह राजपूत हमसे बातचीत करना चाहते हैं, पहले इनको सुन लें, उसके बाद आगे बातचीत करेंगे। शेर सिंह जी, क्या प्रश्न है आपका? शेर सिंह जी, अपनी बात रखें। हाँ सर, नमस्कार जी। नमस्ते, बोलिए। शेर सिंह राजपूत, ग्राम बजायड़ा से बोल रहा हूँ जी। जैसे क्या है कि हमने संतरे का बगीचा लगा रखा है 5 बीघा का जी। तो उसमें क्या है कि वो संतरे के पौधे हैं, वो क्या है कि पीले हो रहे हैं, पीले होके वो और उनके सुखा जाते हैं। 3 साल का बगीचा हो चुका है करीब, तो उसके लिए कौन सी दवाई का उपयोग करें जिससे वो पौधे ना जाए? अच्छा शेर सिंह जी, पहले ये बताएं कि आपने देखा उसमें कोई दीमक या किसी और तरह का मतलब बीमारी का खाद वाद कौन सा दें इससे पौधे ना जाए? अच्छा, पहले आप ये भी निरीक्षण कर लीजिएगा कि कोई कीड़े बीमारी ना हो। डॉक्टर साहब उसके बाद विस्तार से बताएंगे। दीमक कुछ भी नहीं है, केवल वो पौधे पीले होते हैं और अपने आप वो सुखा जाते हैं। जी जी, सुनिए, जवाब सुनिए। जी हाँ शेर सिंह जी, संतरे वगैरह, नींबू वगैरह में जो कैंकर वगैरह की जो बीमारी लगती है उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है, समस्या आती है। तो उसके लिए जो फफूंदनाशक दवाइयाँ हैं उसमें कार्बेंडाजिम है या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है या डाइथेनियम 45 है। इन जो तीनों दवाई बताएं इसमें से एक ले लें, उसमें 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाएं। इसके साथ साथ इसमें जो है एक स्ट्रेप्टोसाइक्लिन दवा आती है, तो स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का भी एक पंप में 1.5 ग्राम के हिसाब से आप घोल बनाएं। दोनों दवाइयों को मिला करके और 15 से 20 दिन के अंतर से आप छिड़काव करें तो आपकी ये समस्या का समाधान हो रहा है। इसके अलावा अगर चाहें तो आप बोर्डेस मिक्सचर जो बनाते हैं जिसमें कॉपर सल्फेट होता है और चूना होता है 1 किलो, इसको दोनों को 1-1 किलो लेकर के उसको घोल बनाकर 100 लीटर पानी में घोल बनाकर आप छिड़काव करें तो जो भी समस्या फफूंद जनित समस्या होती है उससे आपके बगीचे का समाधान हो जाएगा। तो बोर्डो पेस्ट तो आपको हर बार लगाना ही चाहिए, उसकी पुताई जो की जाती है पौधों पर वो तो करना ही चाहिए जिससे कि सुरक्षा ज़्यादा मजबूत हो। और इसके अलावा जो दवाइयाँ बताई हैं डॉक्टर साहब ने उसका ज़रूर से अनुसरण करें किसान भाई। और नई किस्में कुछ लगा लें डॉक्टर साहब? जी, जैसे अभी हम आम की चर्चा कर रहे थे, उसके अलावा कुछ नई किस्में भी हैं जैसे आम्रपाली है, मल्लिका है, अर्का पुनीत है। ये किस्में जो नई किस्में हैं इनमें क्या होता है, ये हर साल फलन देती हैं। तो जो किसान भाई अभी बगीचा लगाना चाहते हैं तो इन फसलों का भी चयन करें ताकि उसका लाभ जो है हर साल अपने बगीचे से ले सकें। संतरा और नींबू की अच्छी किस्में बताइएगा। संतरा में नागपुरी संतरा ही अच्छा चलता है, उसके अलावा किन्नो है। नींबू में प्रमालिनी है, विक्रांत है और कागजी नींबू, ये अच्छी किस्में हैं, इनको किसान भाई हमारे लगा सकते हैं। इसके अलावा अमरूद में जो किसान भाई लगाना चाहते हैं या तो उसमें जो है
अमरूद में लखनऊ 49 है। इसके अलावा इलाहाबाद समेसा जो पुरानी किस्में हैं ये बहुत अच्छी किस्में हैं। इसके अलावा ललित है, ये किस्मों को इन किस्मों को भी लगा सकते हैं। धारीदार है, ये 2-3 किस्में हैं जो कि अच्छी फलन देती हैं। इन किस्मों को भी आप किसान भाई हमारे यहाँ लगा सकते हैं। डॉक्टर साहब, जो पौधे लगे हुए हैं और फल भी देते हैं, जी, तो क्या उनका कृंतन और दूसरी जो कृषि क्रियाएं करना चाहिए, उसके लिए उपयुक्त समय क्या है और किस तरीके से करना चाहिए? देखिए, जो एक तो जो किसान भाई नए पौधे लगाए हैं, अभी 1 साल 2 साल के हैं, उसमें एक तो नीचे से जो कलियां निकलती हैं उनको हमें निकालते रहना चाहिए, ताकि जो कलम किया हुआ पौधा है वही उसी पौधे का विकास करने देना चाहिए। नीचे से जो फूटा होता है उसको समय समय से निकालते रहना चाहिए। दूसरा, अगर छटाई वगैरह की बात करें तो हमें आम में ज़्यादा छटाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है, नींबू और संतरा में भी ज़्यादा छटाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक मैकेनिकल सपोर्ट यानी उसको सुदृढ़ रूप देने के लिए ही छटाई हम करते हैं। इसके अलावा बेर वगैरह किसान भाई लगाते हैं तो उसमें हमें को छटाई करने की ज़रूरत पड़ती है। उसको हम गर्मी में जब फलन लेते हैं उसके बाद करते हैं। तो इन सब चीज़ों का हमको किसान भाइयों को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। तो ये जो सीज़न है, अब चूँकि ठंड शुरू हो रही है जी, इसमें किन बातों का हमारे किसान भाई ध्यान रखें जिससे कि जो छोटा पौधा है वो भी सुरक्षित रहे और बड़ा पौधा भी, फल वाला पौधा भी सुरक्षित रहे? हाँ, ठंड में हमको छोटे पौधे हैं उनको विशेष रूप से बचाने की ज़रूरत होती है, क्योंकि पाले वगैरह से पड़ने की वजह से जो पौधे हमारे जल जाते हैं, तो उनको हमारे किसान भाइयों को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। जो पाला पड़ने की आशंका हो उस समय हल्की सिंचाई करें। दूसरा, जो बाग के आसपास जो धूम्रन कर सकते हैं, और थाले में घास फूस से उसको ढक कर रखना चाहिए। इसके अलावा आजकल प्लास्टिक का एक सीट भी आ रही है जिसको किसान भाई चाहें तो पौधे के ऊपर से ढक सकते हैं, उससे भी काफ़ी हद तक पाले का बचाव होता है। जी जी, मूल रूप से ऐसी कौन सी बात है डॉक्टर साहब कि अच्छा और व्यावसायिक फल उत्पादन किसान भाई कर पाएँ, ऐसे कुछ हमको विशेष बातें बताइएगा। ये तो मतलब अगर किसान भाइयों को अगर अच्छी पैदावार लेनी है तो सबसे पहले किस्म का ध्यान रखें। दूसरा जो है उनके पोषण प्रबंधन का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। जो भी संस्तुत वैज्ञानिकों द्वारा मात्रा की गई है, नाइट्रोजन, पोटास, जिंक वगैरह, जो कि उसको समय से बारिश के समय या जब भी संस्तुत की जाती है तो वो किसान भाइयों को देना चाहिए। साथ ही साथ उसमें जो है किसान भाइयों को जो पौध संरक्षण का है, जैसे अभी आप संतरे के बारे में सुन रहे थे किसान भाई से, वैसे ही दूसरे फलों में भी हमको देखना चाहिए कि कब हमारे पौधे में कोई बीमारी लग रही है या कोई कीड़े लग रहे हैं, तो उसको समय से हमको निदान करना आवश्यक है, तभी वो अपने बाग बगीचे से अच्छी पैदावार ले सकते हैं। और जो किसान भाई इंटरक्रॉपिंग करते हैं, फसलों के बीच में जो फल बाग लगाते हैं, उनको किन सावधानियों का ध्यान रखना जरूरी है? जी हाँ, ये बहुत ही बढ़िया आपने सवाल भी पूछा है और बहुत ही हमारे किसान भाइयों के लिए आवश्यक कि इसमें सोने पर सुहागा है कि अगर हम बगीचों के बीच में अगर इंटरक्रॉपिंग या अंतर्वर्ती फसल ले करके कुछ फ़ायदा लेते हैं तो और अच्छी बात होती है। तो इसमें बाग बगीचे में हमें मुख्य रूप से जो दलहनी फसलों का या कोई सब्जी वाली फसलें हैं उनका हमको बुआई करनी चाहिए। जैसे कि आप चना है, मसूर है, या बरसीम वगैरह भी चारे वाली फसलें भी ले सकते हैं। और छायादार जब बड़े वृक्ष हो जाते हैं तो उसमें हम अदरक है, हल्दी है, इस तरह की फसल है, अरवी है, इस तरह की घुइयाँ जो छायादार बगीचों में भी आसानी से हो जाती है, तो वो किसान भाई उसमें लगा सकते हैं। और डॉक्टर साहब, जब फल ज़्यादा हो जाते हैं और किसान को अच्छे दाम नहीं मिलते, तो ऐसे में किसान भाई क्या करें कि उसको फलों की को सुरक्षित रखते हुए आगे उसके दाम अच्छे ले पाए? फलों का जब पैदावार होती है तो एक तो विपणन में हमको ध्यान देना चाहिए कि एक तो हमको ग्रेडिंग करके बाजार में ले जाना चाहिए, ताकि फलों की साइज के हिसाब से ही पौधों की कीमत मिलती है। तो अगर ग्रेडिंग करके हम कई उसमें ग्रेड में बना लें तो उसका हमको रेट अच्छा मिला। दूसरा, अगर कुछ पौध से यानी फलों से हम फल संरक्षण का अगर व्यवस्था कर सकें, जैसे जाम का जाम, जेली, अचार, इस तरह के अगर कुछ व्यवस्था कर सकें तो उसको प्रिजर्व करके अगर हम उसका किसान भाई कुछ कर सके तो उससे हमको ज़्यादा लाभ मिल सकता है। जी जी, तो किसान भाई हमने बातचीत की डॉक्टर RS यादव साहब से, जो कि KV के भोपाल से हैं, और इनसे हमने जाना कि अगर आपको नए बगीचे लगाना है तो किन बातों का विशेष ध्यान देना पड़ेगा, और पुराने वृक्षों की देखभाल भी आपको निरंतर करना पड़ेगी। उसके पोष संरक्षण, उसके जल संरक्षण और उसके पोषण प्रबंधन पर विशेष ध्यान देना होगा, तभी हम ज़्यादा अच्छा उत्पादन कर सकते हैं। और विपणन के लिए आपको ग्रेडिंग करना, साथ ही फल
संरक्षण के लिए आपको परिरक्षण करना पड़ेगा, यानी कि उससे जैम, जेली, मुरब्बा, अचार बना सकते हैं और तब आपको फलों की खेती ज़्यादा लाभकारी नज़र आएगी। जो किसान भाई आज हमसे जुड़े और जिन्होंने इस कार्यक्रम को देखा, उनका आभार प्रकट करते हुए हम डॉक्टर साहब किसान भाइयों से आगे लें। जी, तो डॉक्टर आर.एस. यादव और एस.वी. श्रीवास्तव का नमस्कार।